क्लास 9 का चैप्टर है, चैप्टर का नाम है सिविक्स का चैप्टर है, बेसिकली इलेक्ट्रोपॉलिटिक्स नाम है। पूरा का पूरा राजनीति के ऊपर होगा। जो हमारे इंडिया के अंदर जो पॉलिटिक्स होती है, जिसके अंदर वोट्स दिया जाता है, पोलिंग वगैरह होती है, कुछ कानून होते हैं, कौन कौन खड़ा हो सकता है, उसी से रिगार्डिंग पूरा चैप्टर है। एक एक वर्ड समझना और पेपर में चाहो तो अपने वर्ड्स में लिख सको या जो नोट्स लिखे हैं उनको लिख सको, पर समझो, मेन कॉन्सेप्ट को समझो। तो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक जो इसके अंदर आपको देखने को मिलता है वो होता है कि इलेक्शन क्या होते हैं। बेसिकली इलेक्शन है क्या। तो इलेक्शन एक मैकेनिज्म है, मतलब मैकेनिज्म का मतलब होता है एक प्रोसेस है जिसमें जो पीपल है, जो नॉर्मल पीपल है, वो चूज करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को। रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो मेरी बात को गवर्नमेंट तक लेके जाएगा। तो ये एक मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म मतलब एक प्रोसेस है जिसमें एक पीपल मतलब आम जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है, वो भी रेगुलर इंटरवल में। मतलब एक फिक्स टाइम होता है जिसके बाद इलेक्शन दोबारा से करने पड़ेंगे हमें, और जो उनकी चॉइस होती है गवर्नमेंट उस हिसाब से काम करती है। इसी को ही इलेक्शन कहते हैं। फिर आपके दिमाग में सेकंड क्वेश्चन आता है कि वोटर्स के पास क्या क्या चॉइस होती है। वोटर के जो वोटर्स होते हैं, मतलब बेसिकली वोटर्स आप लोग हैं, जो नॉर्मल लोग हैं वो वोटर हैं, उनके पास चॉइस होती है कि उनके लिए कानून कौन बनाएगा। हु विल मेक लॉज फॉर देम। उनके लिए कानून कौन बनाएगा, पहली चीज। उनके लिए गवर्नमेंट कौन बनाएगा। गवर्नमेंट बेसिकली जो रूलिंग पार्टी होती है, जो रूलिंग पार्टी होती है उसी को ही गवर्नमेंट कहा जाता है। जिस जो इलेक्शन में जीतेगी उसी को गवर्नमेंट कहते हैं। और उनके लिए जो भी मेजर डिसीजन होंगे, चाहे वो बिजली से रिगार्डिंग हो, पानी का बिल हो, रोड हो, ये सब सारे डिसीजन कौन लेगा। जो पार्टी उनके लिए पॉलिसीज बनाएंगी, जो भी पार्टी उनके लिए पॉलिसीज को डेवलप करेगी, वो इस तरीके से बनना चाहिए कि वो लोकल पीपल के फायदे में हो। ऐसा नहीं है कि आपने एक रूलिंग पार्टी को चुन लिया और वो रूलिंग पार्टी आपके अगेंस्ट कोई लॉ बना दे, ऐसा नहीं हो सकता। तो वोटर के हाथ में ये सारे फायदे हो जाते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन आता है, इलेक्शन क्या है। एक प्रोसेस है जिसमें लोकल लोग जो होते हैं, जो लोकल पीपल होते हैं, वो अपना एक कैंडिडेट चुनते हैं जिसको रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, और वो हर इलेक्शन में चुने जाते हैं रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। इसी को इलेक्शन कहते हैं। अब वोटर्स के पास क्या अधिकार है। वोटर के पास ये अधिकार है कि सबसे पहले वो उसको चुन सकते हैं जो उनके लिए कानून बनाएगा। वो उसको चुनते हैं जो उनके लिए गवर्नमेंट बनाता है। गवर्नमेंट बनाएगा, उनके लिए जो भी डिसीजन है वो उनके फेवर में लेगा, पॉलिसीज बनाएगा, कानून बनाएगा। पर एक चीज का ध्यान रखा जाता है कि वोटर जिस भी पार्टी को चुनेगा वो उनके हक में वोट दे, उनके हक में सारे डिसीजन ले। तो ये बेसिकली पहला एक टॉपिक होता है। देन एक छोटा सा केस है आपकी बुक के अंदर जिसमें आपको एक टॉपिक आ जाता है कि इलेक्शन क्यों होने चाहिए। इलेक्शन क्यों, तो हरियाणा का एक केस दिखाया गया है आपकी बुक के अंदर। 1987 के अंदर एक केस दिखाया गया है। इस समय हरियाणा के अंदर जो पार्टी रूल कर रही थी, दैट वाज कांग्रेस। कांग्रेस वहां पर पॉलिटिकल पार्टी थी जो रूलिंग कर रही थी, और उन्होंने बेसिकली जो हरियाणा के कॉमन लोग थे, जिनको हम फार्मर्स की कैटेगरी में देख लेते हैं, फार्मर के ऊपर बहुत सारे लोन्स थे, बहुत सारा डेट बचा हुआ था जिनको उनको सरकार को देना था। तो वो एक तरीके से परेशान थे। कांग्रेस पार्टी के उस समय जो चीफ मिनिस्टर थे वो बंसीलाल थे, भजनलाल थे। तो उनसे वो परेशान थे। तो यही प्रॉब्लम देखी एक इंसान ने जिनका नाम है चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल जो कि एक ऑपोजिशन लीडर की तरह खड़े होते हैं हरियाणा के अंदर, और अपनी खुद की पार्टी बनाते हैं जिसका नाम होता है लोकदल। अब फार्मर्स के ऊपर लोन है, फार्मर्स के ऊपर बहुत सारा लोन है। अब वो परेशान है कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस उनके लिए कुछ काम नहीं कर रही है। तो ये प्रॉब्लम देखी। ये प्रॉब्लम जब चौधरी देवीलाल ने देखी तो उन्होंने खुद की एक पार्टी डेवलप करी, खुद की एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाई जिसका नाम था लोकदल। और उन्होंने जो कॉमन लोगों की प्रॉब्लम थी ना, उसको डील किया। अब उन्होंने एक जो अपना एजेंडा बनाया, मतलब जब मेरे को इलेक्शन लड़ना है तो एक मेन मोटिव था इलेक्शन का, उसका नाम रखा इन्होंने न्याय युद्ध, स्ट्रगल फॉर जस्टिस। मतलब जो किसानों के साथ हो रहा है उसके खिलाफ वो आवाज उठाएंगे। तो ये लोगों को ना बहुत हिट करी, ये बात लोगों को बहुत ज्यादा हिट करी। अब अगर आप प्रॉब्लम में हो और कोई इंसान आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला मिल जाए तो हम उसकी तरफ चले जाते हैं। तो यही चौधरी देवीलाल ने किया।
इन्होंने जो मूवमेंट स्टार्ट करी उसका नाम रखा गया न्याय युद्ध, स्ट्रगल फॉर जस्टिस। और इन्होंने जो डिमांड रखी थी कि मैं इलेक्शन अगर जीत जाता हूं, मैं अगर इलेक्शन जीत जाता हूं तो जितना भी किसानों का लोन है वो सारा माफ कर दूंगा, पहली चीज। दूसरा, हरियाणा के लोगों को छोटे छोटे अमाउंट्स में लोन प्रोवाइड करूंगा ताकि वो अपना बिजनेस दोबारा से स्टार्ट कर सके, चाहे वो किसान है या छोटे बिजनेसमैन है। अब लोगों को ये बात बड़ी अच्छी लगी। एक जगह है कांग्रेस उनकी सारी चीजें छीनने के चक्कर में है और एक नया लीडर आ रहा है जो उनको फायदा दे रहा है, तो एक सोच बन जाती है। तो उन्होंने कांग्रेस को छोड़ के इनको चूज करने की कोशिश करी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो पार्टी बनाई और कांग्रेस के खिलाफ इन्होंने इलेक्शन लड़ा। इन्होंने कैंपेनिंग करी, लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं लोन माफ कर दूंगा और कुछ लोन प्रोवाइड करूंगा, स्मॉल बिजनेस आप कर सकते हो। और ऐसा हुआ भी। तो होता क्या है, जब हरियाणा में इलेक्शंस होते हैं 1987 के अंदर जो स्टेट असेंबली के इलेक्शन होते हैं, स्टेट असेंबली के इलेक्शन में लोक दल और इसके साथ जो छोटी छोटी पार्टी थी वो 90 में से टोटल 76 सीटें जीत जाती है। हरियाणा के अंदर जो कुल सीटें हैं वो 9 सीटें हैं। अभी सीट के बारे में बताऊंगा, सीट्स क्या होती हैं बेसिकली। तो 90 में से 76 सीटें जो जीतता है वो लोक दल और उसके साथ कुछ छोटी मोटी पार्टी होती है वो जीत जाती है। और जिसमें से अकेले लोक दल ने 60 वोट जीती और कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ 5 सीटें मिली। तो ये है इलेक्शन। इसीलिए इलेक्शन जरूरी है, क्योंकि जो कॉमन पीपल थे, जो लोकल पीपल थे, वो रूलिंग पार्टी से खुश नहीं थे। अब उनको एक नया कैंडिडेट चाहिए था जो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, तो उनको एक नया ऑप्शन दिखा। अब जब उनको एक नया ऑप्शन दिखा तो वो उसकी तरफ गए। हो सकता था कि जो उनका ऑप्शन हो, जो उन्होंने डिसाइड किया, वो गलत भी हो सकता, पर ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही देवीलाल जी नए चीफ मिनिस्टर बनते हैं हरियाणा के, उन्होंने जैसा प्रॉमिस किया था वैसा ही किया। उन्होंने सबसे पहले जो किसान थे उनका जो लोन था वो माफ किया और साथ ही साथ कुछ छोटे छोटे लोन को इशू किया किसानों के लिए और स्मॉल बिजनेसमैन के लिए, ताकि वो अपना व्यापार बढ़ा सके, ताकि अपना बिजनेस बढ़ा सके। और हुआ भी ऐसे, सारे लोग खुश थे। फिर इसी सरकार ने, इस लोक दल ने हरियाणा में 4 साल, अगले 4 साल तक रूल किया। फिर दोबारा से इलेक्शन होते हैं और 1991 के अंदर कांग्रेस दोबारा से इलेक्शन जीत जाती है और लोकदल हार जाती है। तो इस दौरान हो सकता है कि लोकदल ने भी कुछ ऐसा ही किया होगा कि स्टार्टिंग में अच्छा किया हो, फिर धीरे धीरे अगेंस्ट चले गए हो। तो लोगों के पास ऑप्शन होने चाहिए, इसीलिए इलेक्शन जरूरी है। अगर कोई मेरे फायदे की बात कर रहा है तो ही मैं उसके साथ रहूंगा। अगर आप मेरे फायदे की बात नहीं कर रहे हो, आप मेरे अगेंस्ट कुछ कर रहे हो, तो मैं आपको आपकी पोस्ट से 2 मिनट में हटा सकता हूं। तो इसीलिए इलेक्शन बहुत जरूरी है। देन इसी से आगे चलते हैं और आगे समझते हैं कि इंडिया जैसी कंट्री में हमें इलेक्शन क्यों चाहिए। हम जानते हैं कि आप 6-7 ईयर्स में पढ़ चुके थे कि इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है, तो इलेक्शन क्यों जरूरी है। तो सबसे प्रैक्टिकली बात देखते हैं कि इंडिया जो है एक छोटी कंट्री नहीं है, एक बहुत बड़ी कंट्री है, एक बहुत सारे कॉम्बिनेशन स्टेट्स हैं। अगर मुझे इंडिया के लिए कोई भी डिसीजन लेना है तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो सकता कि हम सारे इंडिया के जितने भी सिटीजन हैं एक साथ बैठ जाएं और डेली बैठ के एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डिसाइड करें कि इंडिया के लिए क्या बेस्ट है और इंडिया के लिए क्या बेस्ट नहीं है। 1 बिलियन की आबादी अगर एक साथ बैठ जाएगी और डेली बैठने के बाद ये डिसाइड करेगी कि ये वाला जो लॉ है वो पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो मुझे हर किसी की राय जाननी पड़ेगी और वो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? सबसे पहली चीज, इतना टाइम आपके पास किसी के पास नहीं है। टाइम नहीं है, हर इंसान के पास टाइम नहीं है कि वो डिसीजन मेकिंग में आ सके। कुछ को जॉब जाना है, कुछ अपने काम में बिजी होंगे, तो हर किसी के पास टाइम नहीं है। टाइम बहुत बड़ा इशू है। साथ ही साथ हो सकता है कि आपको उस प्रॉब्लम के बारे में पता ही नहीं है। जिस भी टॉपिक पे हम डिसीजन लेने जा रहे हैं, हो सकता है आपका जो फोटे है,
आप स्पोर्ट्स के मेंबर हैं, आपको स्पोर्ट्स की सारी नॉलेज है, और जो हम डिसाइड करने वाले हैं वो हाईवे का टेंडर डिसाइड करने वाले हैं कि इंडिया में जो हाईवे बनेंगे उनका कैसे कैसे बनना चाहिए। अब आप तो हाईवे के बारे में कुछ जानते ही नहीं हो, तो कैसे आप एक डिसीजन पे आ सकते हो। तो टाइम नहीं है, हर इंसान को हर टॉपिक की नॉलेज नहीं है, और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर मैं सबको बिठा भी दूं, हर किसी की अलग अलग ओपिनियन होगा, हर कोई अलग अलग अपनी नॉलेज देगा आपको, हर कोई बताएगा ऐसे होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, एक कॉमन डिसीजन नहीं निकल पाएगा, हर बार आर्गुमेंट होगी, बहुत आर्गुमेंट्स होंगी, और फाइनल डिसीजन कभी नहीं आएगा। इसीलिए यहाँ पर इलेक्शन होना जरूरी है, ताकि हमारी बात को रखने के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव हर स्टेट से आना चाहिए। हर स्टेट का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा जो उस पूरी स्टेट के लोगों को रिप्रेजेंट करेगा। उस पूरे स्टेट की जो भी आवाज है, जो भी है, वो एक सिंगल पर्सन आके जब बताएगा तब थोड़ा इजी होगा। अगर पूरा स्टेट ही उठ के आ जाए डिसीजन करने के लिए तो वो इजी नहीं होगा। इसीलिए हर स्टेट एक रिप्रेजेंटेटिव चुन लेती है, जिनको आप चीफ मिनिस्टर के नाम से जानते हैं। वो आके डिसाइड करते हैं कि पूरी इंडिया के लिए अगर कुछ करना है तो ये सही है या नहीं। तो ये प्रॉब्लम्स होती है। इसीलिए इलेक्शन क्या है, जरूरी है बेटा, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है और 1 बिलियन की पॉपुलेशन है लगभग हमारे पास, और 1 बिलियन की पॉपुलेशन की होने वाला, उससे भी ज्यादा होगी शायद। सबको साथ बिठा के डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम नहीं है सबके पास। अगर टाइम की ही बात करें, टाइम भी नहीं है सबके पास, चलो छोड़ो, वो तो छोटी सी बात है। नॉलेज भी तो नहीं है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है तो कोई हाईवे की नॉलेज में अच्छा है, कोई कॉटन में अच्छा है, तो इंडिया के लिए बहुत सारे टॉपिक है, कैसे डिसाइड कर पाएंगे। इसीलिए हम हर स्टेट से एक रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं जो कि हमारे लिए डिसाइड करेगा कि जो हमारी वॉइस है वो गवर्नमेंट के सामने रख सके। देन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2 तरह से आ सकता है 5 मार्कर में, कि हमारे जो इलेक्शन है वो डेमोक्रेटिक कैसे बनते हैं। तो व्हाट मेक आवर इलेक्शन डेमोक्रेटिक, इस तरीके से भी आ सकता है, या फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शन, ये भी आ सकता है। देखो सिंपल 5 पॉइंट है, खुद से कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। पहला पॉइंट, इसके अंदर आप चाहे जो चाहिए वो लिखिए, पर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला, हर इंसान को एक चॉइस मिलनी बहुत जरूरी है। Everyone should be able to choose, उनके पास एक ऑप्शन होना चाहिए चुनने के लिए, हर किसी के पास। दूसरा, चुनने के लिए कम से कम कुछ तो होना चाहिए, कम से कम 2 से 3 पार्टीज तो होनी चाहिए जिनमें से मैं अपनी वोट को डालूं। पहला, हर इंसान के पास, एवरीवन शुड बी एबल टू चूज, हर कोई के पास ऑप्शन दो कि वो सिलेक्ट करे। दूसरा, चूज करने के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, 1-2 पार्टी तो होनी चाहिए। अब इलेक्शन में अगर सिंगल पार्टी खड़ी हुई है और आप बोल रहे हैं हम इलेक्शन करा रहे हैं, तो वो कैसे इलेक्शन हो जाएगा। एट द एंड हमें रिजल्ट पता ही है, मान के चलो कोई एक्स पार्टी खड़ी हुई है, सिर्फ एक्स पार्टी खड़ी है और आप इलेक्शन करवा रहे हो, तो सारी वोटें एक्स को ही तो डलेंगी। हमें इसके साथ कोई वाई भी चाहिए, कोई जेड भी चाहिए, ताकि मेरे पास ऑप्शन बने रहे। तीसरा पॉइंट, जो चॉइस होनी चाहिए वो रेगुलर इंटरवल के पास देनी ही चाहिए। मतलब बेसिकली इस पॉइंट का मतलब है कि जो इलेक्शंस होते हैं उनको हर 5 साल के बाद, वैसे एक टाइम फिक्स किया गया है कि हर 5 साल के बाद इलेक्शन को रिपीट कराया जाए, ताकि अगर कोई भी पॉलिटिकल लीडर है वो अगर मेरे साथ चल रहा है तो अच्छा है, नेक्स्ट 5 साल उसको भी चुन लेंगे हम दोबारा से। पर अगर वो ऐसी पॉलिसीज बना रहा है जिससे हमें फायदा ही नहीं हो रहा है, उल्टा हमें नुकसान हो रहा है, तो उसको हम हटा के उसकी जगह कोई दूसरा लीडर ला सके। तो जो चॉइसेस हैं उनको रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे चेंज करना जरूरी है। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें वही कैंडिडेट प्रेफर करना है जिसको हमने सिलेक्ट किया है। द कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल। हमें ऑप्शन मिलना चाहिए, एक जो लोकल इंडिया का सिटीजन है उसके पास ऑप्शन होना चाहिए कि वो कैंडिडेट को चुने, उसके पास ऑप्शन डालिए आप। ऐसा नहीं है आपने 3 कैंडिडेट खड़े कर दिए XYZ और आपने खुद बोल दिया X जीत गया, नहीं, हम चॉइस सिलेक्ट करेंगे, जो लोकल पीपल है वो सिलेक्ट करेंगे कि कौन जीता है। देन 5वां, जो इलेक्शन होने चाहिए वो फ्री एंड फेयर मैनर में होने चाहिए। अब इलेक्शंस के अंदर आप मनी का इस्तेमाल ना करें, पावर का इस्तेमाल ना करें, बस अगर ज्यादा वोट आपको मिलते हैं तो आप एज अ कैंडिडेट सिलेक्ट होकर रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं। तो ये 5 पॉइंट होते हैं कि हर इंसान को एक ऑप्शन दें कि वो चूज करे। चूज करने के लिए सब कुछ ना कुछ तो होना चाहिए।
जो चॉइस होनी चाहिए वो रेगुलर इंटरवल पे चेंज होनी चाहिए, हर कैंडिडेट वही सिलेक्ट किया जाए जिसको लोगों ने चुना है, और जो इलेक्शंस होंगे वो फ्री एंड फेयर होंगे। यही सारे फीचर हैं डेमोक्रेटिक इलेक्शन के, और यही आप आंसर लिखोगे अगर वो पूछे कि इलेक्शन डेमोक्रेटिक क्यों है, इलेक्शन डेमोक्रेटिक क्यों है। अब एक नया टॉपिक इसके बाद कर लेते हैं। अब आपने अक्सर देखा है अगर जहां पर 3-4 पार्टीज लड़ रही हैं तो उनके बीच में कंपटीशन होना जरूरी होता है। चाहे आपकी क्लास का एग्जांपल ले लें तो क्लास में भी एक दौड़ लगी रहती है कि कौन फर्स्ट आएगा, कौन सेकंड आएगा, कौन थर्ड आएगा। ऐसी जब इलेक्शंस होते हैं तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज, लेट्स से 3 पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने इलेक्शन के अंदर भाग लिया, एक एक्स है, एक वाई है और जेड है, तो इनके बीच में कंपटीशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसी से रिगार्डिंग ये टॉपिक है। क्या अच्छा होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कंपटीशन हो? तो पहली चीज, हाँ बहुत अच्छा होता है। जो इलेक्शन होना चाहिए ये पूरा एक तरीके से कंपटीशन ही है, पर इस कंपटीशन का कुछ फायदे हैं, कुछ मेरिट्स हैं और साथ ही साथ कुछ डीमेरिट्स भी हैं। अगर मेरिट्स फायदे हैं तो नुकसान भी है, दोनों हम पढ़ेंगे क्या फायदे हैं क्या नुकसान है। पर दूसरी चीज, अगर इलेक्शन में कंपटीशन नहीं है तो इलेक्शन कराने का कोई फायदा नहीं होता। बेसिकली ये लिखा है कि अगर इलेक्शन में कोई कंपटीशन नहीं है तो इलेक्शन बिल्कुल पॉइंटलेस है, तो इसलिए होने चाहिए। तो अब कौन कौन से कंपटीशन आप देखते हैं इलेक्शन के अंदर। बेसिकली पहला कंपटीशन जो होता है वो होता है पार्टी की टिकट लेना। बहुत आसान नहीं है पार्टी की टिकट लेना। हमारे देश में कुछ रिस्पेक्टेड पार्टीज हैं, जैसे आपको पता है बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, तो ये रिप्रेजेंटेटिव पार्टीज होती हैं, ये हाई क्लास पार्टीज होती हैं। तो सबसे पहले जिस कैंडिडेट को इलेक्शन लड़ना है, अगर वो चाहता है कि वो बीजेपी से लड़े, चाहता है तो कांग्रेस से लड़े, तो उसको एक थोड़ा सा स्टार्टिंग का कंपटीशन वहीं से शुरू हो जाता है कि कम से कम उसको सबसे पहला स्टेप है कि बीजेपी उसको टिकट दे, कांग्रेस उसको टिकट दे। तो पहली जंग तो यही है कि एक रिप्रेजेंटेटिव पार्टी आपको टिकट दे। पर ऐसा नहीं है अगर ये पार्टी आपको टिकट नहीं देती तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, आप लड़ सकते हैं, आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की तरह लड़िए। पर एक बहुत बड़े नाम के साथ लड़ना एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट बन जाता है आपके लिए, क्योंकि इंडिया के अंदर हम कैंडिडेट को छोड़ के पार्टी को वोट देते हैं, ये बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है हमारे देश का। तो सबसे पहला काम जो कंपटीशन देखने को मिल रहा है वो कहां देखने को मिल रहा है, वो वहां देखने को मिल रहा है कि सबसे पहले आपको पार्टी तो की टिकट तो मिले। इलेक्शन तो आप बाद में लड़ेंगे, भले आप अच्छे कैंडिडेट हैं, अगर आपको कोई पार्टी टिकट ही नहीं देती तो क्या करोगे। तो पहला कंपटीशन कैंडिडेट्स के बीच में होता है पार्टी की टिकट लेने के लिए। दूसरा, मान लीजिए आप इलेक्शन जीत चुके हैं, अब क्या होता है हर पार्टी में छोटी छोटी पोस्ट होती है। अब दूसरा कंपटीशन होता है कि अगर आप सिलेक्ट हो गए हैं तो पार्टी के अंदर आपको टॉप पोस्ट में पहुंचना है। आपका मेन मोटिव है कि इस पार्टी की जो बड़ी बड़ी पद है, बड़े बड़े अधिकारी पोस्ट है, वहां पर पहुंचना। तो दूसरा कंपटीशन वहां देख लिया आपने। तीसरा कंपटीशन होता है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच का कंपटीशन कि भैया हम अच्छे से अच्छा काम करके दिखाएं ताकि हम इलेक्शन जीते। तो तीसरा कंपटीशन पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में हो गया। देन अगला होता है मेन कंपटीशन जो होता है वो होता है रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी का। जो लास्ट कंपटीशन है, कंपटीशन बिटवीन सेवरल कैंडिडेट फॉर एट कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल, कि भैया जीत गए रूलिंग पार्टी और एक होती है अपोजिशन पार्टी। रूलिंग जो जीत गई, अपोजिशन जो हार गई। अब रूलिंग पार्टी इस दबाव में रहती है कि वो कुछ गलत ना कर दे जिससे अपोजिशन पार्टी को एक प्लस पॉइंट मिल जाए, और अपोजिशन पार्टी पूरे टाइम यही सोचती रहती है कि कुछ ना कुछ तरीके से रूलिंग पार्टी को डिफेम किया जाए। तो ये 4 तरह के कंपटीशन होते हैं। पहला पार्टी की टिकट जीतने का कंपटीशन, कि कौन जीतेगा पार्टी की टिकट। इलेक्शन लड़ने के लिए एक पास चाहिए, दैट इज योर पार्टी टिकट, वो उसके लिए कैंडिडेट में लड़ाई होती है। उसके बाद अगर आप जीत गए तो आपकी पार्टी के अंदर ही जो आपकी पार्टी होगी, XYZ पार्टी होगी, उसके अंदर टॉप पोस्ट पे पहुंचने की लड़ाई। तीसरा, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में लड़ाई कि बीजेपी कांग्रेस से लड़ रही है, कांग्रेस बीजेपी से लड़ रही है, इनके बीच में कंपटीशन। नेक्स्ट, रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी के बीच की लड़ाई कि कौन पार्टी जनता के बीच में परमानेंट रहेगी, क्योंकि 5 साल का टेन्योर मिलता है आपको। इस 5 साल के अंदर आपको अच्छा भी काम करना होता है, बुरा भी काम करना होता है। अगर आपने बुरा काम कर दिया तो आप नेक्स्ट 5 साल नहीं आएंगे, जनता आपको आने वाले 5 साल में हटा सकती है। तो जो रूलिंग पार्टी होती है वो ये डिसाइड करना चाहती है कि हम काम अच्छा करें,
ताकि ये 5 साल आने वाले अगले 5 साल भी आपको जिता के जाए। तो हर रूलिंग पार्टी का यही मोटिव होता है, पर ऑपोजिशन पार्टी एक भी मौका नहीं छोड़ती, तो उनके भी में कंपटीशन है। वो ऐसा नहीं है अगर हार गए तो वो शांति से बैठेंगे, नहीं, वो रूलिंग पार्टी का जो भी वो नया एजेंडा निकालेंगे, जो भी नया लॉ निकालेंगे, वो उसमें कमियां निकालते हैं। तो एक तरीके से कंपटीशन है, एक तरीके से क्या है ये कंपटीशन। आगे जानिए इनके नुकसान क्या होते हैं और इनके फायदे क्या होते हैं। पहले नुकसान पढ़ लेते हैं। डीमेरिट्स ऑफ पॉलिटिकल कंपटीशन या इलेक्टोरल कंपटीशन भारत के अंदर सबसे पहला जो देखने को मिलता है, अब होता क्या है बेटा, इलेक्शंस की वजह से जो लोग हैं वो अलग अलग पार्टी को सपोर्ट करते हैं। कुछ बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। मान के चलते हैं हमारी बीजेपी पार्टी जीत गई और कांग्रेस पार्टी किस तरीके से हार जाती है फॉर एनी रीजन, तो जितने भी बीजेपी के सपोर्टर हैं वो खुश हैं, पर कांग्रेस के सपोर्टर थोड़े से नाराज हो जाएंगे। अब इन दोनों के अंदर है तो ये लोकल सिटीजन ऑफ इंडिया, अब इनके बीच में एक डिसयूनिटी हो जाएगी। हर लोकल इंसान के अंदर एक मतभेद जाग जाता है, और वो ज्यादा किसकी वजह से, इस कंपटीशन की वजह से, क्योंकि बीजेपी के जितने सपोर्टर थे वो जीत गए और कांग्रेस के जितने सपोर्टर, चलो एक रिप्रेजेंटेटिव तो हारा ही हारा है, पर साथ में उसके सारे सपोर्टर्स भी हारे, तो उनके बीच में एक डिसयूनिटी हो जाती है। डिसयूनिटी का मतलब होता है उनमें एक मनमुटाव बोल सकते हैं, एक लड़ाई का जरिया बन जाता है। तो सबसे पहले ये क्या क्रिएट करता है, ये क्रिएट करता है सेंस ऑफ डिसयूनिटी लोकेलिटी के अंदर। अब क्या होता है, जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, जो जीत गए वो तो सही है, पर जो हार गए वो एक दूसरे पे एलिगेशंस लगाते हैं। एलिगेशन मतलब झूठा इल्जाम लगाने की कोशिश करते हैं। क्या पता कभी वो सच्चा इल्जाम भी लगाए, पर हम मानते हैं कि अब हार गया है तो झूठा झूठा इल्जाम लगा रहा है। तो एलिगेशन लगाना शुरू करते हैं, लोगों को भड़काते हैं कि ये जो नेता है, XYZ नेता है, इसका कुछ क्राइम, इसने जो इलेक्शन जीता वो पैसे के दम पे जीता है, इसका तो क्रिमिनल रिकॉर्ड है, इसने पावर दिखाई है अपने इलेक्शन में, वरना ये जीत नहीं सकता। तो ऐसे एलिगेशन लगाना। दूसरा, कुछ पार्टीज होती है, कुछ कैंडिडेट होती है, वो डर्टी ट्रिक्स खेलते हैं इलेक्शन जीतने के लिए। एक तो एलिगेशन है, पर कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहां पर इलेक्शन जीतने के लिए वो पावर दिखाते हैं, अपने पैसों की ताकत दिखाते हैं, अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स की ताकत दिखाते हैं और इलेक्शन जीतने की कोशिश करते हैं। अब इलेक्शन जीतने का एक प्रेशर होता है जिसकी वजह से इलेक्शन जो है वो बढ़िया तरीके से नहीं हो पा रहे। एक प्रेशर है आपके लिए, एक बीच में प्रेशर है कि आपको इलेक्शन जीतना है, जिसकी वजह से आप ऐसी ऐसी पॉलिसीज नहीं ला पाते जिससे जनता को फायदा हो। आपका मेन कंसर्न है कि इलेक्शन जीतना है, आपको इलेक्शन जीत के आपका कहीं कंसर्न नहीं रहता कि हमें देश के लिए काम करना है, कि लोगों के लिए काम करना है। ये वाली हमारी जो सोच है वो हट जाती है। बस हमारा मेन मोटिव होता है किस तरीके से इलेक्शन जीत जाए। एक बार इलेक्शन जीत गए उसके बाद दुनिया जो करे हम कर लेंगे, हमें फर्क नहीं पड़ता। तो ये यही है कि प्रेशर टू विन द फाइट डज नॉट अलाउ द सेंसिबल लॉन्ग टर्म पॉलिसीज टू बी फॉर्मुलेटेड। तो लंबी लंबी पॉलिसीज कोई नहीं बनाता है, उनको तो इलेक्शन जीतना है, बस भाड़ में जाए जो भी जनता है, हमें फर्क नहीं पड़ता। इसी की वजह से जो अच्छे लोग हैं, जो असली में नेता बनने चाहिए थे, जिनका मेन मोटिव होता है कि जनता की भलाई कर देंगे, पढ़े लिखे जितने भी कैंडिडेट हैं, वो कभी भी इलेक्शंस के अंदर नहीं आते हैं, वो कभी भी इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो कंपटीशन होगा वो हेल्थी कंपटीशन नहीं होगा। इस दुनिया के अंदर हर कोई इंसान डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, कोई भी नेता नहीं बनना चाहता। तो जो अच्छे कैंडिडेट हैं वो जो देश को चाहते हैं कि कुछ हो, देश की डेवलपमेंट हो, जॉब्स आए, सिक्योरिटी मिले, ऐसा कुछ नहीं हो, वो चाहते हैं ये सब हो, पर वो होता क्या है जिसकी वजह से वो लोग कंपटीशन में आते ही नहीं है। और बाई चांस आ भी गए तो क्या होता है, वहां पर हेल्थी कंपटीशन नहीं होता। जो पावरफुल नेता है वो अपने इन्फ्लुएंस को दबाने की कोशिश कर देता है। तो ये सारे डीमेरिट्स हैं कि डिसकंटिन्यूटी का सेंस होता है, एक दूसरे पे एलिगेशंस लगाए जाते हैं, कुछ नेता डार्टी ट्रिक्स खेलते हैं,
सिर्फ फाइट के चक्कर में इलेक्शन जीतने के लिए अच्छी अच्छी पॉलिसीज नहीं निकालते हैं। जो अच्छे लोग हैं, जो चाहते हैं देश को सर्व करना, अच्छी पॉलिसीज लाना, वो इस इलेक्शन में आते ही नहीं है। अगर बाई चांस कोई आ भी जाए, उसके साथ डर्टी पॉलिटिक्स खेल के, हेल्थी कंपटीशन ना होके उसको हटा दिया जाता है। इसीलिए ये सारे क्या है, इसके डीमेरिट्स हो गए। देन डीमेरिट्स के बाद अगर हम मेरिट्स की बात करें, कुछ फायदा भी है, कुछ फायदा भी है। जैसे सबसे पहला फायदा क्या है, अगर रेगुलर कंपटीशन हो रहा है, रेगुलर कंपटीशन हो रहा है कि रेगुलर इंटरवल पे आपके पास पॉलिटिकल पार्टीज आ रही हैं और हर 5 साल बाद इलेक्शन करा रहे हैं, तो जो रूलिंग पार्टी है उसके ऊपर एक थोड़ा सा प्रेशर होता है और वो इनिशिएटिव्स लेता है ताकि जनता के लिए अच्छे अच्छे जो भी